और अब आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर में नाइट कर्फ्यू में कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान कैसे रेस्टोरेंट मैखानों में तब्दील हो चुके हैं और इनमें आने वाले लोग कैसे बेफिक्र होकर जाम से जाम टकरा रहे हैं। अवैध शराब अभियान के तहत रात में जब आबकारी विभाग की टीम मानसरोवर के इन रेस्टोरेंट में पहुंची तो 5 रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी। कई लोग तो काफी दूर से शराब पीने के लिए यहां पर पहुंचे। यहीं से कहाँ से आए आप लोग दारू पीने के लिए? हाँ भाई, जयपुर से ही है। दारू कहाँ से लेके आए? हैं? यहीं से। कहाँ से आए आप लोग? जयपुर ही भैया। जयपुर में कहाँ? जयपुर तो बहुत बड़ा है। वैशाली। वैशाली इतनी दूर आए दारू पीने के लिए? नहीं सर, अभी तो पहली बार आए। अच्छा, आप लोग क्या के नाम? ये तो पूरा, चलो इसका ये तो बहुत बड़ा काम है इसका तो। गेट बंद उससे नहीं, अब तो वो खड़ा। अरे गेट बंद रखना। ओहो, वाह वाह वाह, ये तो पूरा बार चल रहा है यहाँ तो ये वो रेस्टोरेंट हैं जो नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहरी तौर पर खाने या डिनर या लंच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब रात में इनमें पड़ताल की गई तो पता चला कि ये खाने के साथ साथ शराब भी परोस रहे हैं, वो भी बिना लाइसेंस के। जयपुर में रात 8 बजे के बाद में कर्फ्यू, यानी कि 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाता है और ये 8 बजे के बहुत बाद की तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप लोग क्या के नाम? और चूरू में मोबाइल सेल्समैन से लूट की गई। पिस्तौल की नोक पर यह लूट की गई। आंखों में मिर्च डाली गई। नकदी और 1,80,000 रुपए के मोबाइल फोन छीन लिए गए। बोलेरो में सवार होकर 3 लुटेरे आए थे। पीड़ित के साथ मारपीट भी की। ये चूरू के रतनगढ़ थाने की तस्वीरें हैं जहां पर पीड़ित पहुंचा एफआईआर करवाने के लिए। इसके पास मोबाइल फोन्स थे, सेल्समैन था। बोलेरो में 3 लोग सवार होकर आए। लगभग 2 लाख रुपए के मोबाइल इससे लूट लिए। इसकी आंखों में मिर्च भी डाली और कनपट्टी पर पिस्तौल रखी, साथ ही मारपीट भी की। वहां से निकलने के बाद में 1-1.5 किलोमीटर एक वहाँ बहुत बड़ा एक जोड़ा सा है। जोड़ा एक उसके ढल रहा था और पीछे से बोलेरो ना के टक्कर मारी मेरे। मैं तो बाढ़ की साइड में गिर गया और मोटरसाइकिल मतलब गिर गई उस रोड की साइड में। तो जैसे ही मैं गिरा वो बोलेरो रोक के और 3 बंदे मेरे पास आए। आके नाक में ऐसे सुंघाना शुरू कर दिया तो मैंने नस ऐसे कर ली। फिर उन्होंने मुझे पकड़ दिया, दोनों पकड़ के मिर्च आंखें में डाली। आंखें में मिर्च डालने की कोशिश की, मैं सर ऐसे कर लिया तो सारा सर मिर्चिम हो गया। फिर उन्होंने हाथ पकड़ दिया, यहाँ से सर पकड़ दिया, ऐसे करा तो मैंने फिर ऐसे घूम गया। और पाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू बोलेरो जीप पलट गई। कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगाई। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। तो ये कार के अचानक ब्रेक लगाने से पाली में यह हादसा हुआ और ब्रेक इतनी जबरदस्त तरीके से लगाई गई थी कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 लोग इसमें घायल हो गए। डिग कस्बे के गोवर्धन मोड़ पर बाइक की टक्कर से एक 12 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भरतपुर रेफर कर दिया गया है। बाइक की टक्कर से किशोर मयंक शर्मा के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल युवक का इलाज भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। कोटा के बपावर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चोर समझकर एक युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा के कलमंडा गांव निवासी बबलू मोंगिया एक काम से बपातर गांव आया था। रात को लौटते समय बपावर गांव में चोरी हो गई। उस वक्त युवक वहीं खड़ा था। फिर क्या था, ग्रामीणों ने उसे ही चोर समझकर पीट दिया। बाद में पता चला कि वो चोर नहीं है और उसने किसी प्रकार की चोरी नहीं की है।
किसी काम से बपावर आया हुआ था। बपावर से वापस जा रहा था तो रास्ते में बपावर गाँव में कोई चोरी का मामला हो गया होगा, तो ये वहाँ रुक गया था। लोगों ने समझा चोरी के मामले में ये जातिम हो गए, तो लोगों ने इसको चोर समझा। 2-3 आदमी थे, उन्होंने इसके साथ इन्होंने भी इसके जो रिश्तेदार थे 2-3 और इसके साथ दोनों को लाद दिया। अच्छा, तो कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। शक के आधार पे करा तो ये जैसे रुका ना तो इसका नाम पता पहुंचा, तो ये जाति के आधार पे। भरतपुर के सराफा बाजार में एक बड़ा हादसा हुआ। एक दुकान पर ईंटों का पिलर गिर गया। हादसे की चपेट में एक युवक भी आया। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि भरतपुर शहर के सराफा बाजार में भवन निर्माण के चलते तीसरी मंजिल से एक ईंटों का पिलर नीचे सड़क पर आ गिरा और 2 राहगीरों पर ईंटों का पिलर गिरा। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जैसलमेर में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पोखरण पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी के पास से 20,000 रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोहन नाम का, जो कि मडला गांव से है, वो अफीम का दूध लेकर बस स्टैंड से अपने घर की तरफ, जाटावास की तरफ जा रहा है। इतला मिलने पर मेरे द्वारा एसआई ओम प्रकाश जी को तुरंत में जाब्ता रवाना किया गया। जब ये मौके पे पहुंचे तो उन्हें इतला सही मिली और उन्होंने एक व्यक्ति को 90 ग्राम अफीम के दूध के साथ पाया। और चूरू में दूध वखारा पुलिस ने कार्रवाई की। NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। ट्रक से जब्त की गई अवैध शराब। हरियाणा से जोधपुर ये शराब भेजी जा रही थी। ट्रक के केबिन में शराब छिपाकर लाई जा रही थी। अवैध शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां एक तरफ सरकार अपने 2 साल के मौके पर उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ब्लैक डे मना रही है। विभिन्न जिलों में भाजयुमो के कार्यकर्ता उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़ गए और कोटा से शाकिर अली। सबसे पहले कोटा की तरफ रुख करते हैं। कोटा में शाकिर, क्या तस्वीरें कह रही है भाजयुमो के प्रदर्शन की? किस तरीके का उपवास रखा जा रहा है और कहां पर बैठे इस समय वो लोग? कार्यकर्ता हैं और इन्होंने कल ही घोषणा कर दी थी कि जो सरकार के 2 साल पूरे होंगे तो उसको लेकर के ये काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इनका जो है आरोप ये है कि सरकार ने जो है किसानों के साथ, युवाओं के साथ जो वादे किए थे वो तमाम वादों पर सरकार जो है पूरी तरह से फेल रही है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ब्लैक डे मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं और उपवास के लिए कलेक्टर चौराहे पर भीमराव अंबेडकर सर्किल के नीचे जो है ये प्रतिमा के नीचे ये बैठे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। गिरिराज गौतम है, जिला अध्यक्ष। जी गिरिराज जी, किस बात को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है? सरकार तो कह रही है खूब विकास हुआ, कई सारे काम हुए, कोरोना में भी सरकार ने अच्छा काम किया। देखिए, प्रदेश सरकार जिन वादों को लेकर चुनाव में आई थी और जनता ने जिन वादों पर विश्वास करके उन्हें अपना समर्थन दिया था, उन सारे वादों पर पूर्ण रूप से ये सरकार विफल रही है। हमारे हाथों में आपको तख्ते नजर आ रही होंगी। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूं जिसमें ये सरकार हर मोर्चे विफल रही है। खास तौर पे प्रदेश में जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया गया, 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, वो पूरा नहीं हुआ। किसानों के साथ धोखा हुआ, उनका संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात हुई थी, वो पूरा नहीं हुआ। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई थी, उस पर यह सरकार विफल रही। स्टेट हाईवे के जो टोल पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिए थे, उन्हें चालू कर दिया। और अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा, जो पोषाहार बच्चों को दूध दिया जाता था स्कूलों के अंदर, वो भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। हम कह सकते हैं कि ये प्रदेश सरकार, और जैसे चिकित्सा व्यवस्था तो इस बार
पूरी तरीके से चरमरा गई है। कोविड के समय में भी सरकारी अस्पतालों की हालत ये रही कि वो जिंदा व्यक्ति वहां जाता था और एक लाश बनकर वापस आता था। कोटा जेके लोन का उदाहरण हम सबके सामने है। साल में 2 बार इस तरह की घटनाएं हुई कि 7 दिन में 100 बच्चे और 2 दिन में 20 बच्चों की मौत हो गई। और सरकार जब भी जनता को आवश्यकता रही अपने आप को 5 सितारा होटलों में कैद किया। इन सभी बातों को लेकर पूरे प्रदेश की जनता में रोष है और युवा मोर्चा इन विफल 2 सालों के ऊपर पूरे प्रदेश में आज काला दिवस मना रहा है। आज हम सांकेतिक उपवास पे बैठे हैं और संदेश देना चाहते हैं सरकार को। तो आसिफ, ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और ये सांकेतिक इनका उपवास है और ये जो है बिल्कुल। शाकिर, फिर से लौटूंगा आपके पास में। चंद्रशेखर जोधपुर में हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर के युवाओं का भाजयुमो युवाओं का क्या कहना है, किस बात को लेकर वो यहाँ पर काला दिवस मना रहे हैं? चंद्रशेखर। देखिए आशिफ, बात करें तो आज कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हुए जिसके विरोध में जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभी हम जोधपुर के जिला कलेक्टर परिसर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है लगातार जो है कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर कई ऐसे पोस्टर और बैनर बनाए गए। इसके अलावा इनका आरोप है कि जो है ये पूरी तरह से नाकामयाब सरकार रही है। इसको लेकर कई ऐसे जो है लगातार नारे प्रदर्शन चल रहे हैं और हमारे साथ कुछ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या किस तरह से आप इसको जो है काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और क्या नाकामयाब है? जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने झूठे वादे जनता को गुमराह कर ये सत्ता हासिल की है, उन सभी वादों पर निकम्मी रही है। पिछले 2 वर्षों में जो इन्होंने खाका खींचा है प्रदेश का, महिलाओं के साथ अराजकता, विद्यार्थियों के साथ शिक्षा के साथ छिड़ाव और जो न्याय, सस्ता न्याय और इस तरीके की जो वादे किए थे, उन पूरे वादों के खिलाफ वादा खिलाफी की है जनता के साथ और जनता के साथ पूर्ण धोखा कर ये राज्य में सत्ता पे बैठे काबिज है। और बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं आ रही है कि हम जनता के बीच में जाके जनता को जवाब दे, जनता के प्रति जवाबदेही बने। ऐसा कुछ भी निर्णय लेने पे ये सक्षम नहीं है। पिछले 2 वर्षों में किस तरह इन्होंने खेल खेला सत्ता का, एक महीने तक जो राजस्थान की सत्ता को जैसलमेर के किलों में बंद करके रखा था और जनता यहाँ पे परेशान कोरोना से पीड़ित हो रही थी, उसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हमारे साथ जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं बात करेंगे महेंद्र जी। चंद्रशेखर, बिल्कुल इनकी जो मांगे हैं, जो नाराजगी है, वो कोटा और जोधपुर में साफ तौर पर देखी जा रही है। भाजयुमो के युवाओं ने लगभग सभी जिलों के अंदर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज सरकार के 2 साल पूरा होने पर किया है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और सीधा रुख करते हैं, इस समय पीएम मोदी और शेख हसीना इस समय संवाद कर रहे हैं। Providing assistance to more than 25 million people since detection of the virus in early March. Extensive measures have been put in place to contain the second wave of the pandemic. As a result, our economy has sustained an upward growth trend despite widespread disruptions in the international supply chain and decline in consumer demand. We happily recognize the growing dependency of the economies of Bangladesh and India. A good number of Indian nationals are employed in the manufacturing and service sector of Bangladesh and are remittance earners for India. On the other hand, India receives its highest number of tourists and medical patients from Bangladesh. I believe both our countries can move up the global and regional value chains by further integrating our economies, taking advantage of available synergies. Our ongoing connectivity initiatives are catalysts in this regard. A prime example is the resumption of Chilahati-Holdibari rail link, which we will inaugurate today. Honorable Prime Minister, our relations have embarked on a landmark moment. Bangladesh is on the verge of celebrating 50 years
as an independent nation. Bangladesh and India are also stepping into the 50th year of establishment of diplomatic relations. Further, we are celebrating the 100th birth anniversary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Just a few months ago, we concluded celebrations of the 150th birth anniversary of your father of the nation, Mahatma Gandhi. In Bangladesh, we released a special postal stamp as a mark of tribute to Bapuji. I understand today we will be inaugurating a stamp issued by the Postal Department of India in honor of Bangabandhu. I convey my sincere gratitude to you and your government for so spontaneously coming together to mark these important occasions with joint celebrations. We have chalked out joint programs throughout the coming year in cities worldwide to commemorate our inseparable linkages in Bangladesh's liberation war of 1971. The crowning glory of our joint commemoration would be your presence in Dhaka for the celebrations on 26 March 2021. और अब बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 2,94,000 के पार जा चुके हैं। राज्य में पॉजिटिव की संख्या 2,94,831 हो गई। एक दिन में 1,247 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2,77,743 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। प्रदेश में अब 14,510 एक्टिव केस मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जयपुर और जोधपुर की तरफ रुख करते हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या स्थितियों में बदलाव आ रहा है? क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन है कि जनवरी से भारत के अंदर भी जो है वो वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, वैक्सीन देनी जो है वो शुरू कर दी जाए। क्या उससे पहले या फिर स्थितियां जो है वो जस की तस जयपुर के अंदर बनी हुई हैं? देखिए, राजधानी जयपुर में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि पहले जिस प्रकार के मामले आ रहे थे उसमें काफ़ी कमी जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी करीब 250 से 300 मरीज रोजाना मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और कुछ पर्टिकुलर इलाकों से ही ये जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे बात मानसरोवर की हो, जोटवाड़ा की हो, मालवीय नगर की हो। ये कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ से जो है वो इस कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल में कहा जाएगा इस स्थिति को, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ मरीज जो है वो राजधानी में आ रहे थे, लेकिन फिलहाल पिछले 5-7 दिनों के आंकड़ों को देखें तो उसमें कुछ काफी राहत जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे इस पर और भी ज्यादा कंट्रोल जो है वो होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हर शख्स जो है अब कहा जा सकता है कि मास्क पहने हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि संभवतः मरीजों में जो इजाफा देखने को मिल रहा है वो उसका कारण होगा। लेकिन फिर भी राजधानी में काफी कुछ कंट्रोल में स्थितियां आ चुकी हैं और अब जो है वो वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर राजस्थान जुट चुका है। अलग अलग जगहों पर सेंटर्स जो है वो स्थापित कर दिए गए हैं। जहां जहां वैक्सीन होनी है उसके पॉइंट जो है वो चिन्हित कर लिए हैं। राजस्थान में जो फ्रंट लाइनर वर्कर हैं वो 2.5 लाख ऐसे वर्कर हैं जिनको पहले चरण में वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको भी जो है वो चयनित कर लिया गया। यानी तैयारियां पूरी हैं, तो बस अब इंतजार किया जा रहा है कि कब वैक्सीन आए और फिर इस जो कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। जी, चंद्रशेखर भी जो है इस समय हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? क्या इनमें कमी आई है या स्थिति अभी भी वैसी ही है? देखिए, अगर बात करें जोधपुर शहर की तो जोधपुर शहर में एक समय था जब 400 से 500 के करीब मरीज रोज चिन्हित किए जाते थे और
बड़ी संख्या में यहाँ पर मौतें होती थी। एक समय ऐसा भी आया जब प्रदेश में नंबर 1 पर जो है कोरोना के मामले में जोधपुर शहर स्थापित हो चुका था। लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो लगातार जो धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव यहाँ पर कम होता दिखाई दे रहा है और मरीज जो है लगभग 100 के अंदर या 100-110 के करीब आने शुरू हुए हैं। अगर कल की बात करें तो कल 115 मरीज चिन्हित किए गए थे जो पॉजिटिव निकले थे। इसके अलावा 2 लोगों की मौत की सूचना है। सबसे बड़ी बात जो अगर करें तो लगातार जो है अब जो अस्पतालों में जो स्थिति थी पहले 9 बेड की स्थिति, लेकिन अब लगातार जिस तरह से जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम होना शुरू हुआ, बिल्कुल चंद्रशेखर, ये बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है कि जोधपुर जहां राजस्थान में नंबर 1 पर पहुंच गया था, वहां पर जो अब आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले नहीं हैं। हालांकि बावजूद इसके पॉजिटिव मरीज जो हैं वो रोज यहां पर काउंट किए जा रहे हैं। जयपुर के अंदर भी इन आंकड़ों के अंदर गिरावट आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैक्सीनेशन से पहले इन तमाम आंकड़ों के अंदर न्यूनतम अपने स्तर पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को जो है वो फायदा पहुंचे। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।